फ़िलहाल हम लोग दिल्ली के लाल किले के पास में मौजूद हैं और रात के पौने 12 का वक्त हो चुका है। हम लोग यहाँ पे आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसको हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तमाम सारी जानकारियाँ, तमाम सारी अपडेट आ रही हैं, तमाम सारी अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। हम लोग पिछले 24 घंटे से इस घटना को लगातार कवर कर रहे हैं। इस घटना को कवर करते हुए एक सवाल जो है मेरे दिमाग में बार-बार आता रहा, आप लोगों के दिमाग में भी आता रहा होगा कि समाज में जिस तबके को सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है, सबसे तरक्की पसंद माना जाता है, सबसे प्रोग्रेसिव माना जाता है, समझदार माना जाता है, डॉक्टर्स। इस पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क में जो सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं वो डॉक्टर हैं, प्रोफेशन से, पेशे से डॉक्टरी का काम करते हैं। लोगों का इलाज करना, उनको शिफा अता करना, उनको ठीक करना जिनका प्रोफेशन है, वो लोग जो है टेररिज्म के रास्ते पे, आतंक के रास्ते के ऊपर कैसे मुड़ गए, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ थी मेरे लिए, दिलचस्प भी थी और ये बड़ा सवाल था। तो इस सवाल को लेके जब मैंने चीज़ों को उलटना-पलटना शुरू किया, थोड़ा-सा अपनी समझदारी के हिसाब से थोड़ा हिस्ट्री जब देखनी शुरू की, तो मुझे कुछ ऐसे लिंक मिले जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ अभी। क्यों जो है डॉक्टर्स जो हैं, जो कि बहुत पढ़े-लिखे माने जाते हैं, बहुत समझदारी जिनकी मानी जाती है, बहुत खुले विचारों के लोग, डॉक्टर्स, टीचर्स और लॉयर्स ऐसा माना जाता है कि समाज के सबसे प्रोग्रेसिव तबके होते हैं। ये रेडिकलाइज़ेशन डॉक्टर्स का इस तरीके की आतंकवादी कार्रवाइयों में भाग लेना, ये थोड़ा-सा चिंता का विषय है, लेकिन इसके कारण क्या हैं, इसको अगर जब हम सोचने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ा-सा 2013 में चलना पड़ेगा। पुलवामा ज़िले में एक इलाका है त्राल, वहाँ पे गाँव है नूरपुर। नूरपुर का एक 19 साल का लड़का है जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रहा होता है और वो उस समय जो है अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के और अचानक से हथियार उठा लेता है और एक संगठन जॉइन करता है जिसका नाम है हिज़्बुल मुजाहिदीन। हिज़्बुल मुजाहिदीन वो जॉइन करता है महज़ 19 साल की उम्र में। अब आप जो लोग कश्मीर में टेररिज़्म से बहुत फ़ैमिलियर नहीं हैं या आपने ऊपर-ऊपर ही सारी चीज़ें पढ़ी सुनी हैं खबर में, उनके लिए मैं थोड़ा-सा चीज़ें समझा देता हूँ कि कश्मीर में जो टेररिज़्म का थिएटर है वो किस तरीके से काम करता है। दरअसल कश्मीर में आईएसआई 60-70 के दशक से ही 4 संगठनों की अप्रोच लेके चलती रही है। 4 संगठन हमेशा एक्टिव रहे हैं, उसमें से एक ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के लिए काम आता है। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क मतलब ओवरग्राउंड वर्कर्स। ऐसे ऐसे वर्कर्स जो जो आइडियोलॉजिकली जो विचारधारा के तौर पे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हथियार नहीं उठाते, आतंकवादी संगठनों की लॉजिस्टिक मदद करते हैं। उनका सामान पहुंचाते हैं, रसद पहुंचाते हैं, उनको हथियार पहुंचाते हैं, पैसे रुपए पहुंचाते हैं, सिम कार्ड देते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के ज़रिए लॉजिस्टिक का काम बुनियादी तौर पे हुआ जाता है। और 3 संगठन हैं वो बुनियादी तौर पे आतंकी संगठन है जो हथियारबंद लड़ाई लड़ते हैं, हमारी सेनाओं के ऊपर हमले करते हैं और मासूम लोगों को मारते हैं। तो ये 3 संगठन जो फ़िलहाल के अगर हम थिएटर में समझें तो 3 संगठन मुख्य तौर पे वहाँ पे कार्यरत हैं, एक्टिव हैं और आतंकी कार्रवाइयाँ करते हैं। उसमें पहला संगठन है हिज़्बुल मुजाहिदीन, जो कि जिसमें मेजॉरिटी जो काडर है वो स्थानीय काडर है, वो कश्मीरी काडर है, जो चाहे यहाँ का कश्मीरी हो, चाहे उस पार का जो कश्मीर है नीलम वैली के उस तरफ जो सीमा पार का कश्मीर है वो वहाँ से आते हैं। मूलतः कश्मीरी, उनके कमांडर भी अधिकांश जो हैं कश्मीरी ही रहे हैं। दूसरा संगठन जो है वो लश्कर-ए-तैयबा है, जो कि अहले हदीस आइडियोलॉजी का संगठन है। और तीसरा संगठन जो है वो जैश-ए-मोहम्मद है, जो कि देवबंदी जो है आइडियोलॉजी का संगठन है। तो ये 3 संगठन मुख्य तौर पे काम करते हैं। तो जो ये लड़का है 19 साल का, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन जॉइन करता है, जो कि कश्मीर का एक लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल आतंकवादी संगठन माना जाता है। इस लड़के का नाम है जाकिर राशिद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा। जाकिर मूसा 3 साल तक अंडरग्राउंड रहने के बाद में 2016 में हिज़्बुल की कमांड जो है बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद में जाकिर मूसा के पास में आती है और जाकिर मूसा जो है बहुत एक पॉपुलर कमांडर जो है हिज़्बुल मुजाहिदीन का होता है, जो है 2017 में, लेकिन जो है उसकी हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ में उसके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और इस वैचारिक मतभेद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी संगठन रहे हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी कुछ इस्लामिस्ट रहे हैं, कुछ वहाँ पे आतंकवादी संगठन या हथियारबंद संगठन ऐसे रहे हैं जो कि ना पाकिस्तान में मिलने की वकालत करते हैं, ना हिंदुस्तान में मिलने की वकालत करते हैं। वो आज़ाद कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे थे, है ना, जिसमें जेके एल एफ वगैरह जो है इस किस्म के संगठन, जिनका बुनियादी आइडियोलॉजी ये थी कि उनको आज़ाद कश्मीर
चाहिए था। और बहुत सारे इस्लामी जैसे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मदी हिजबुल मुजाहिदीन, इनकी आइडियोलॉजी जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी है। 90s में जो आतंकवाद था वहाँ पे अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग, पंजाब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पे लड़ने के लिए और आतंकवादी के तौर पे आए थे। और कश्मीर में तो उनका नारा ये होता था कि यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पर कश्मीर का एक जो है टेररिज्म के जो सिनेरियो है, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करता है, और हिजबुल मुजाहिदीन से जाकिर मूसा अलग होता है। उसके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं? उसके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ये होते हैं कि वो एक पैन इस्लामिज़म जो है, मतलब पैन इस्लामिज़म ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि दुनिया भर में इस्लाम का राज होना चाहिए और इस्लाम के एक खलीफत बननी चाहिए, और उसके उसके तहत जो है उसके लिए काम किया जाए। और इस आइडियोलॉजी को मानने वाले में बुनियादी तौर पे जो सऊदी अरेबिया में वहाबी जो इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर पे जैसे अलकायदा है, उसके अलावा ISIS है। तो इस तरीके के जो संगठन है जो पैन इस्लामिज़म और इस्लामी खलीफत की बात करते हैं, वो संगठन जो है उनसे ये आइडियोलॉजिकली जो है प्रभावित होके और नया संगठन खड़ा करता है। इस नए संगठन का नाम ये रखता है अंसार गज़वा उल हिंद, है ना। और अंसार गज़वा उल हिंद के तहत ये काम करना शुरू करता है। शुरुआती तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज इसको हिजबुल मुजाहिदीन के स्प्लिंटर के तौर पे ही देखती हैं। लेकिन जाकिर मूसा का एक और बड़ा काम ये रहा कि जाकिर मूसा ने अपने साथ जो है बहुत पढ़े लिखे युवाओं को जोड़ना शुरू किया, और उसमें सबसे बड़ा जरिया उसका उसका खुद का भाई जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन था, और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर या स्किम्स जिसको बोला जाता है, उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे कार्यरत था। उसके ज़रिए जो है जाकिर मूसा धीरे धीरे मेडिकल के छात्रों में अपनी पहुंच बनाता है, और किसी भी, चाहे वो आपराधिक सिंडिकेट हो, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, वैसे ऐसे संगठनों के लिए डॉक्टर जो है एक बहुत बड़ा एसेट होता है, क्योंकि डॉक्टर आपके घायलों का इलाज कर सकता है ऑफ द रिकॉर्ड। और आपको हॉस्पिटल जाने पे, क्योंकि अगर ऐसी कोई झड़प की स्थिति आती है जहाँ पे गोली लग गई है किसी आतंकवादी को या किसी गैंगस्टर को, तो हॉस्पिटल जाने पे पुलिस के पहरे में आप पकड़ने का आपको खतरा रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर जो है किसी भी इस तरीके के अंडरग्राउंड संगठन के लिए बहुत बड़ा एसेट माना जाता है। तो जाकिर मूसा जो है वो बहुत सारे OGW नेटवर्क खड़ा करता है, मुख्य तौर पे अनंतनाग, बारामूला, हंदवाड़ा, श्रीनगर सहित जो मेडिकल कॉलेज हैं घाटी के, वहाँ पे इसने कई सारे जो है OGW नेटवर्क खड़े किए। 2019 में 24 मई को जाकिर मूसा का त्राल के पास ही करीब 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद में उसको मार गिराया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद में। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो रेडिकलाइजेशन वहाँ जाकिर मूसा के दौर में मेडिकल कॉलेजेस में शुरू हुआ था, वो मेडिकल कॉलेज में रेडिकलाइजेशन जारी रहता है, और वो लगातार बढ़ता जाता है। और वो बढ़ते बढ़ते अब ये जो आप देख रहे हैं, पुलवामा से जो लगातार डॉक्टर इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल में कश्मीरी डॉक्टर जो हैं वो आपको शामिल मिल रहे हैं। उनकी आपको एक शिरकत, एक भागीदारी मिल रही है इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में, आम सिविलियंस को मारने में, इस तरीके से बम धमाके करने में, फिदाइन अटैक करने में। तो उसका एक बैकग्राउंड ये है कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वहाँ पे रेडिकलाइजेशन का, वो दरअसल जाकिर मूसा के समय शुरू हुआ, और वो अभी तक जो है कंटिन्यू रहा है। आज भी जो गिरफ्तारी हुई है एक पैरामेडिकल स्टाफ की जो GMC श्रीनगर में कार्यरत था, और साथ साथ मौलवी का काम भी करता था, और उसको बोला जा रहा है कि वो सेंट्रल फिगर है, उसने मेडिकल स्टूडेंट्स को खूब रेडिकलाइज़ किया। तो ये स्थिति है, ये इसकी पूरा की पूरी कहानी है, इसका बैकड्रॉप है, जिसको मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए ताकि आपकी समझ भी इस मामले में बढ़े और आपको जानकारी और मिले कि किस तरीके से टेररिज्म का जो नेटवर्क है, जो OGW नेटवर्क है, वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये वारदातें अंजाम दी जाती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ कमी लगी है तो उसके बारे में भी हमको ज़रूर इत्तला करें। करीब 1 दशक के बाद में भारत में कोई इस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ है, तो इसके बारे में आपको लगातार हम अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। मेरा नाम है विनय सुल्तान। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।